हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ताकि हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द गुड लायर और ये क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है और इस मूवी के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज छुपा होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। वो दोनों ऑनलाइन डेटिंग साइट पर चैट कर रहे होते हैं। एक दिन वो दोनों लंदन के एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिलने पहुंचते हैं। जब वो बुजुर्ग आदमी रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वो देखता है वहां पर एक बूढ़ी लेडी बैठी हुई थी और वो लेडी किसी का इंतजार कर रही थी। तब वो बुजुर्ग आदमी भी उस लेडी से मिलकर उसकी टेबल पर बैठ जाता है। वो दोनों थोड़ी देर अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बातें करते हैं। तब वो बूढ़ी लेडी कहती है, मेरा एक बेटा था जो मर चुका है। अब इस दुनिया में मेरे सबसे करीब मेरा पोता है। तब वो बुजुर्ग आदमी कहता है, मेरा भी एक बेटा है, पर अब हम दोनों आपस में कभी बात नहीं करते। तब वो बुजुर्ग आदमी उस बूढ़ी लेडी को अपना एक सच बताता है। वो बुजुर्ग आदमी कहता है, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। मेरा नाम असल में ब्रायन नहीं है जो मेरी प्रोफाइल में लिखा हुआ था। मेरा असली नाम रॉय कटनी है। यह सुनकर वो ओल्ड लेडी थोड़ी हैरान होती है और वो कहती है, मैंने भी अपना नाम डेटिंग प्रोफाइल पर गलत डाला हुआ था। मेरा असली नाम एस्टेले नहीं है बल्कि मेरा असली नाम बेटी मैकलिश है। दोनों एक दूसरे के बारे में सच जानकर हंसने लगते हैं और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो बेटी देखती है उसका ग्रैंडसन स्टीफन बाहर गाड़ी लेकर बेटी का वेट कर रहा था। बेटी गाड़ी में बैठकर चली जाती है और बेटी के जाते ही रॉय एक टैक्सी वाले को बुलाता है और रॉय उस टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाता है और रॉय टैक्सी वाले को स्ट्रिप क्लब ले जाने के लिए कहता है। रॉय उस क्लब में एक प्राइवेट स्पेस में पहुंचता है जहां पर कुछ लोग पहले से रॉय का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक आदमी रॉय का दोस्त विंसेंट होता है और विंसेंट के अलावा वहां पर दो लोग थे जो रॉय से पहली बार मिल रहे थे। विंसेंट उन दोनों आदमी को एक इन्वेस्टमेंट स्कीम बेच रहा होता है जिसमें जल्दी उनका पैसा डबल और ट्रिपल हो जाएगा। तब वहीं बैठा रॉय कहता है, मेरे पास एक पार्टी है जो 8 लाख पाउंड इन्वेस्ट कर देगी और अगर हम चारों मिलकर 2 लाख पाउंड और इन्वेस्ट कर देंगे, इस तरह से हम में से एक के हिस्से में 50,000 पाउंड आएंगे और इस तरह से हम हमारे पैसों को दुगना तिगुना कर सकते हैं। पर उन दोनों में से एक आदमी को रॉय की स्कीम पर थोड़ा शक हो रहा था और वो रॉय से पूछता है, आखिर वो दूसरी पार्टी कौन है जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तब रॉय कहता है, मैं उस पार्टी का नाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं बस उनके बारे में इतना बता सकता हूँ कि वो पार्टी फॉरेन की है। तब वहीं बैठा दूसरा आदमी गेस कर लेता है कि वो फॉरेन इन्वेस्टर शायद रशियन होगा। तब दोनों इन्वेस्टर रॉय और विंसेंट के साथ इस डील में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेटी और रॉय एक वर्ल्ड वार पर बनी हुई मूवी को देखकर हॉल से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही अचानक चलते चलते रॉय के घुटनों में तकलीफ होने लगती है। तब रॉय बेटी को बताता है कि अक्सर उसके घुटनों में ऐसी तकलीफ होती है जिसकी वजह से उसे लंगड़ाकर या सहारा लेकर चलना पड़ता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉय अपने घर को मीटिंग के लिए तैयार कर रहा होता है और आगे मीटिंग में वो दो इन्वेस्टर जिनसे रॉय क्लब में मिला था और 2 रशियन इन्वेस्टर और रॉय और विंसेंट उस मीटिंग हॉल में मौजूद होते हैं। रॉय सभी को एक पैम्पलेट दिखाता है और बताता है, आप जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका पर्पस है प्रॉपर्टी लेना, जिसे खरीदने के बाद हम उसे तुरंत दुगने भाव में बेच देंगे। तब वो रशियन आदमी कहता है, हमें हमारा प्रॉफिट कब तक मिल जाएगा। तब रॉय कहता है, 1 हफ्ते के अंदर आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। आगे विंसेंट सभी को एक इलेक्ट्रॉनिक कीपैड डिवाइस देता है जिसके जरिए वो सभी लोग अपने बैंक अकाउंट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने वाले थे और रशियन आदमी अपना अमाउंट $8 लाख ट्रांसफर करने वाला था। तभी वहां बैठा ब्रायन उस रशियन आदमी से पूछता है, इस डील में से आपको पुतिन को कितना कट देना पड़ेगा। ब्रायन के इस सवाल से वो रशियन आदमी गुस्सा हो जाते हैं और वो ट्रांजैक्शन कैंसिल करके वहां से चले जाते हैं। तब रॉय ब्रायन पर गुस्सा होता है और वो कहता है, इन्हें फिर से मनाना पड़ेगा। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉय दौड़ता हुआ एक रेस्टोरेंट के पास जा रहा है और रेस्टोरेंट के पास पहुंचते ही वो अपनी छड़ी यूज करने लगता है। बेटी भी उसी वक्त रेस्टोरेंट के पास आ जाती है और वो रेस्टोरेंट इत्तेफाक से बंद हो जाता है।
तब रॉय बेटी से माफी मांगता है। वो बताता है कि उसे नहीं पता था कि ये रेस्टोरेंट इस समय बंद हो जाएगा। तब बेटी रॉय को परेशान नहीं होने के लिए कहती है और वो कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। बेटी अपने साथ एक नई गाड़ी लेकर आई थी और वो रॉय को अपनी गाड़ी दिखाती है और बेटी रॉय को अपने साथ उस गाड़ी में घुमाने के लिए ले आती है। बेटी रॉय को अपने विला में ले जाती है और ये जगह लंदन शहर से थोड़ी दूर थी। रॉय बेटी के आलीशान घर को देखकर हैरान हो जाता है और वो हर चीज को बड़े गौर से देख रहा होता है। आगे बेटी रॉय को डिनर बनाकर खिलाती है और वो दोनों वहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बेटी का पोता स्टीफन वहाँ पर आ जाता है और स्टीफन रॉय को अपने घर में देखकर थोड़ा हैरान था। आगे स्टीफन, रॉय और बेटी तीनों मिलकर साथ में बातें कर रहे होते हैं और स्टीफन को रॉय का इस समय उसके घर पर होना अच्छा नहीं लग रहा था। तब स्टीफन रॉय से कहता है, क्या मैं आपको आपके घर तक लिफ्ट दे सकता हूँ? आगे वो दोनों रॉय को उसके घर पर छोड़ने जाते हैं और बेटी रॉय से पूछती है, तुम यहाँ पर कौन से फ्लोर पर रहते हो? तब रॉय बताता है, मैं टॉप फ्लोर पर रहता हूँ। तब बेटी कहती है, तुम्हारे पाँव में दर्द है और तुम ऊपर तक कैसे जाओगे? इससे अच्छा होता कि तुम मेरे घर पर आकर रहने लगते। तब रॉय कहता है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता और वो अपने घर की तरफ जाकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। पर 3 सीढ़ियाँ चढ़ते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और बेटी ये देखकर स्टीफन से कहती है, यह बिल्कुल गलत हो रहा है। आगे रॉय अपना सामान लेकर बेटी के घर पर पहुंच जाता है और अगली सुबह रॉय बेटी के घर पर कॉफी पी रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक सिल्वर गाड़ी में एक लड़का उसके घर पर नजर बनाए हुए था। रॉय भी उस लड़के की तरफ शक की निगाह से देखने लगता है और वो लड़का वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। आगे स्टीफन अपनी गाड़ी से रॉय को एयरपोर्ट ड्रॉप करता है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद रॉय लंगड़ाते हुए एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है और स्टीफन के जाने के बाद वो वहीं बने दूसरे दरवाजे से अपना गेटअप चेंज करके निकल जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो इन्वेस्टर फिर से उसी रूम में बैठे हुए थे। मीटिंग में विंसेंट सभी इन्वेस्टर को फिर से कीपैड देता है फंड को ट्रांसफर करने के लिए। तब वहीं बेटा ब्रायन कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पिछली बार के लिए रशियन इन्वेस्टर से माफी मांगना चाहता हूँ और अपनी गलती को सुधारने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं 50,000 पाउंड नहीं दूंगा, बल्कि मैं 1 लाख पाउंड दूंगा और बाकी तीनों इन्वेस्टर भी 50,000 पाउंड की जगह 1-1 लाख पाउंड देंगे। यह सुनकर रशियन इन्वेस्टर खुश होते हैं और रॉय अपने कीपैड पर 4 लाख पाउंड का अमाउंट टाइप करता है और उसे ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर रशियन इन्वेस्टर भी खुश होते हैं और वो भी अपने हिस्से के 6 लाख पाउंड ट्रांसफर कर देते हैं। सभी अब बहुत खुश थे। तब रशियन इन्वेस्टर खुशी के मारे ब्रायन को गले लगाता है। तब ब्रायन को महसूस होता है कि रशियन इन्वेस्टर के कपड़ों के अंदर कुछ वायर लगे हुए हैं। ब्रायन को एहसास होता है कि यह आदमी कोई इन्वेस्टर नहीं है बल्कि कोई पुलिस वाला है। पर उस आदमी ने ब्रायन को कस के पकड़ रखा था और ब्रायन अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। ब्रायन धक्का देकर उस आदमी से अपने आप को छुड़ाता है। तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है और पुलिस की गाड़ी भी उस घर के बाहर आकर रुक गई थी। पुलिस के बारे में सुनकर ब्रायन और उसके साथ वाला इन्वेस्टर घबरा जाते हैं और वो विंसेंट के साथ वहां से भागने लगते हैं। तभी वो देखते हैं सामने वाली सीढ़ियों से पुलिस ऊपर की तरफ आ रही थी। तब विंसेंट ब्रायन और उसके साथ वाले इन्वेस्टर से कहता है, यहाँ से पुलिस आ रही है, तुम्हें पीछे से भागना चाहिए। ब्रायन और उसके साथ वाले इन्वेस्टर पीछे के दरवाजे से भागने जाने लगते हैं। तभी ब्रायन देखता है कि रॉय की हालत खराब हो चुकी थी, उसको दिल का दौरा पड़ा था। ये देखकर ब्रायन और उसके साथ वाला इन्वेस्टर पीछे के दरवाजे से भाग जाता है और दोनों इन्वेस्टर के वहां से भागते ही रॉय हार्ट अटैक आने का नाटक बंद कर देता है और वो मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है। तब रॉय कीपैड यूज करके सारे पैसे अपने अकाउंट में विड्रॉल कर लेता है। जो रशियन इन्वेस्टर वहां पर आए थे वो भी रॉय के साथ मिले हुए थे और ये सभी मिलकर अपने प्लान के सक्सेस होने को सेलिब्रेट करने लगते हैं। रात में डिनर पर स्टीफन, रॉय और बेटी तीनों बातें कर रहे थे। तब स्टीफन कहता है, मैं कल वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने जा रहा हूँ। डिनर करने के बाद स्टीफन वहां से निकल जाता है। अगली सुबह विंसेंट रॉय को पिकअप करने जाता है और वो दोनों वापस लंदन शहर के बीच में पहुंच जाते हैं। विंसेंट कहता है वो दोनों इन्वेस्टर काफी डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि रॉय और विंसेंट को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और पुलिस ने उनके सारे फंड फ्रीज कर दिए हैं। आगे रॉय और विंसेंट एक बूचर शॉप के अंदर जाते हैं और उन्हें अंदर वही दाढ़ी वाला आदमी मिलता है जो कि रशियन इन्वेस्टर बनकर उनके प्लान में शामिल था। उस आदमी का असल नाम वॉल्ड था और वो उसी शॉप में काम किया करता था। रॉय वॉल्ड से कहता है, मैंने सुना है तुम अपने कमीशन से ज्यादा खुश नहीं हो। तब वॉल्ड कहता है, मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए बल्कि मुझे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा पूरा पास्ट जानता हूँ।
तभी वहां खड़ा विंसेंट शॉप में ही लगा एक बजर बजाता है और तभी शॉप के अंदर दो आदमी आते हैं और रॉय वॉल्ट से बातें करते हुए उसके पीछे खड़े आदमी को इशारा करता है और इशारा करते ही वो आदमी वॉल्ट का हाथ पकड़कर उस पर वहीं रखा हथौड़ा मारता है। रॉय ने उन गुंडों को पहले से ही खरीद लिया था और वो वॉल्ट को शांत कराने ही यहाँ आया हुआ था। आगे रॉय और विंसेंट वापस बेटी के विला पर जाते हैं। तभी बेटी वहाँ पर आ जाती है और रॉय बेटी को विंसेंट से मिलाता है अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बताकर। रॉय बताता है कि उसने विंसेंट को यहाँ पर अपनी विल बनाने के लिए बुलाया था। मेरे पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, पर मैं चाहता हूँ अपने पैसों का कुछ हिस्सा मैं तुम्हारे नाम भी कर दूं। तब बेटी कहती है आपको ये पैसा मेरे नाम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये पैसा आपका है और ये पैसे आपको अपने बेटे के नाम करना चाहिए। तब वहीं बेटा विंसेंट बेटी से उसके सेविंग फंड के बारे में पूछने लगता है और बातों ही बातों में वो बेटी से इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है कि बेटी के पास आखिर कितना पैसा है। बेटी के पास टोटल $2.7 मिलियन की प्रॉपर्टी और कैश था। तब विंसेंट बेटी को उसके पैसे डबल करने की स्कीम बेचने लगता है। विंसेंट कहता है कि 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, पर उसके लिए बेटी और रॉय को अपने फंड का कुछ हिस्सा एक जॉइंट अकाउंट में डालना होगा ताकि वो टैक्स से बच सके और उनका पैसा डबल हो सके। ये सुनकर बेटी कुछ समझ नहीं पाती और वो जॉइंट अकाउंट बनाने की बात पर एकदम राजी नहीं होती। बेटी कहती है इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तब विंसेंट और रॉय समझ जाते हैं कि बेटी उनके जाल में इतनी आसानी से नहीं फंसने वाली। रात को बेटी जब पानी पीने के लिए उठती है तो उसे डोर के पास कोई आदमी दिखाई देता है और वह आदमी बेटी को देखकर भाग जाता है। बेटी भी ये देखकर काफी डर जाती है और बेटी रॉय को आवाज देती है। जब रॉय उठकर आता है तो वो देखता है घर के बाहर का गमला टूटा हुआ था। अगले दिन रॉय विंसेंट को बताता है किसी ने रात में बेटी के घर में घुसने की कोशिश की। तब विंसेंट कहता है ये आदमी कौन हो सकता है, क्या हमें अपना प्लान थोड़ा डिले करना चाहिए। रॉय कहता है मुझे नहीं पता, पर हम अपना प्लान डिले नहीं करेंगे। बेटी के आने के बाद वो दोनों फिर से अपना जाल बिछाने लगते हैं और विंसेंट कहता है रॉय को अपने पिछले इन्वेस्टमेंट की वजह से $20,000 का प्रॉफिट हुआ है। तभी बेटी का पोता स्टीफन वहां पर आ जाता है और वो ये सब होता हुआ देख रहा था और स्टीफन वहां पर आकर रॉय और बेटी को कहता है पहली बार मैं इस आदमी को यहाँ पर छोड़कर गया था, तब ये ठीक से चल नहीं पा रहा था और ये अब आपको अपना सारा पैसा उसे देने के लिए बोल रहा है। यह सब सुनकर रॉय विंसेंट को इशारा करता है और विंसेंट वहां से उठकर जाने लगता है। तब बेटी विंसेंट को सॉरी कहती है उसके पोते की गलती के लिए और विंसेंट के जाने के बाद बेटी रोने लगती है। तब रॉय स्टीफन को समझाने लगता है बेटी और हम दोनों एक ही उम्र के हैं, इसलिए बेटी का तुम्हारे साथ वैसा रिश्ता नहीं हो सकता जैसा बेटी का मेरे साथ है। हम उम्र होने के कारण हमारे बीच अच्छी बॉन्डिंग है। रॉय की इस बात को सुनकर स्टीफन अपने गुस्से को शांत कर लेता है और वो रॉय से ऐसे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। आगे बेटी और रॉय एक रेस्टोरेंट में होते हैं। रॉय बेटी से कहता है जो 20,000 पाउंड का चेक विंसेंट ने मुझे दिया था उसमें से 10,000 पाउंड हम स्टीफन को दे देंगे और बाकी 10,000 पाउंड से हम दोनों हॉलिडे मनाने जाएंगे। बेटी को यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है और बेटी प्लान करती है कि हम हॉलिडे मनाने पेरिस या बर्लिन जाएंगे। रॉय पहले बर्लिन जाने की बात में इंटरेस्टेड नहीं होता है, पर बाद में रॉय बर्लिन जाने की बात को भी मान जाता है। आगे रॉय और बेटी दोनों साथ में घूम रहे होते हैं। तभी रॉय देखता है कि उनका वो इन्वेस्टर ब्रायन जिसे उन्होंने चूना लगाया था वो भी रॉय का पीछा कर रहा था। रॉय ब्रायन को देखकर बेटी से कहता है मैं तुम्हें 1 घंटे बाद मिलूंगा और ऐसा कहकर रॉय वहां से निकल जाता है। ब्रायन भी रॉय का पीछा करते करते मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाता है। तब रॉय मेट्रो लाइन पर ज्यादा भीड़ को नहीं देखकर वहां पर धीरे धीरे चलने लगता है और ब्रायन रॉय को कहता है मुझे मेरा पैसा वापस दो रॉय। तब रॉय कहता है मेरे पास तुम्हारा पैसा नहीं है। तब ब्रायन रॉय के पास आकर उसे पकड़ लेता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे मेरा 1 लाख पाउंड चाहिए। तभी रॉय देखता है कि ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन आ रही थी। रॉय ब्रायन को थोड़ा बातों में उलझाता है और उस पर हमला कर देता है। रॉय अपनी उंगली डालकर ब्रायन की आंख फोड़ देता है और उसे ट्रेन के सामने धक्का दे देता है और रॉय वहां से चुपचाप निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आगे रॉय और बेटी हॉलिडे मनाने बर्लिन पहुंच जाते हैं। तब वहां पर स्टीफन भी आया होता है और स्टीफन को देखकर रॉय हैरान रह जाता है। बेटी कहती है स्टीफन बर्लिन शहर को अच्छे से जानता है, इसलिए वो यहाँ पर हमें अच्छे से घुमाएगा। आगे स्टीफन बेटी और रॉय को बर्लिन घुमाने लगता है। अगले दिन स्टीफन बेटी और रॉय को एक खास जगह घुमाने ले जाता है।
पर स्टीफन बेटी को बताता नहीं कि वो लोग कहाँ पर जा रहे। स्टीफन उन्हें एक पुरानी अपार्टमेंट की बिल्डिंग के पास ले जाता है। रॉय उस बिल्डिंग को देखकर थोड़ा डर जाता है, जैसे वो इस बिल्डिंग को पहले से पहचानता हो। तब स्टीफन एक बिल्डिंग के फ्लैट में उन्हें ले जाता है। तब स्टीफन रॉय से कहता है ये फ्लैट काफी बदल गया है जब पिछली बार रॉय इस फ्लैट में आया था। यह सुनकर रॉय समझ जाता है कि स्टीफन उसके बारे में काफी कुछ जान चुका है। स्टीफन कहता है मैंने रॉय के सर्विस रिकॉर्ड देखे और उससे ये पता चलता है कि रॉय इस फ्लैट में पहले भी आ चुका है। बेटी कहती है पर रॉय ने तो बताया था कि उसने वर्ल्ड वार की लड़ाई लड़ी थी। स्टीफन कहता है लेकिन ये बात वर्ल्ड वार खत्म होने के 3 साल बाद की है और इस फ्लैट में एक मर्डर भी हुआ था। वर्ल्ड वार के उस दौर में रॉय यहाँ पर पोस्टेड था और वो स्टीफन और बेटी को सब कुछ सच बताने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। रॉय कहता है मुझे उस दौरान एक सूचना मिली थी कि इस फ्लैट में मार्टिन नाम का एक नाजी छुपा हुआ है जो एक होलोकॉस्ट कैंप के एडमिनिस्ट्रेशन में था। मैं उसे पकड़ने इस फ्लैट में आया था, पर वो अपने साथ एक लोकल जर्मन स्पीकर हैंस को भी लाया था। हैंस बिल्कुल अकेला इंसान था और उसकी पूरी फैमिली वार में खत्म हो चुकी थी। हैंस पहले जर्मन आर्मी के लिए लड़ा था और बाद में वो अलाइड फोर्स के लिए काम कर रहा था। मैं और हैंस दोनों सिविलियन ड्रेस में उस फ्लैट में गए हुए थे और हम वहाँ पर मार्टिन का वेट करने लगे कि जब वो आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। हमें पता था कि मार्टिन की जगह उस वक्त उसके फ्लैट में फ्रैंक नाम का आदमी होगा जो कि मार्टिन के साथ उसी फ्लैट में रहा करता था, पर जिसको हम लोग फ्रैंक समझ रहे थे असल में वही आदमी मार्टिन निकला। जब मैंने जर्मन भाषा में पूछे गए सवाल का जवाब उसे इंग्लिश में दे दिया था तब मार्टिन समझ गया था कि हम लोग दुश्मन फोर्स की तरफ से आए हैं और तब मार्टिन ने हम दोनों पर हमला कर दिया था। तब मार्टिन, हैंस और मेरे बीच हाथापाई होने लगी और मार्टिन ने हम दोनों पर हमला किया। मुझे एक गोली लगी थी और एक गोली हैंस को लगी थी। हैंस को गोली लगने की वजह से वो वहीं पर मारा गया और मार्टिन वहां से बच निकला। तब वहीं बैठा स्टीफन कहता है नहीं ऐसा नहीं हुआ था। सच तो ये है 3 हफ्ते बाद मार्टिन पकड़ा गया था और उसने जो कुछ भी सच बताया वो रॉय के सच से बिल्कुल अलग था। उसने बताया कि कौन उस दिन मारा गया था और कौन जिंदा बचा था। यह बात सुनकर रॉय समझ जाता है कि स्टीफन को सब कुछ सच पता चल चुका है और रॉय बड़े राज से पर्दा उठाता है। वो कहता है उस दिन बहुत जल्दी सब कुछ हो गया था, तो गोली के कारण रॉय उस दिन मारा गया था और हैंस जिंदा बच गया था। उस दिन जब मैंने उठकर देखा तो रॉय का चेहरा गोली लगने के कारण पूरी तरह से बिगड़ गया था। तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं हैंस की पहचान बदलकर अपना नाम रॉय कटनी रख देता हूँ, क्योंकि हम दोनों की शक्ल बिल्कुल मिलती जुलती थी। मैं अपनी जर्मन जिंदगी से परेशान हो चुका था और मैंने फैसला लिया था कि मैं अपनी जिंदगी अब एक इंग्लिश मैन बनकर गुजारूंगा। कुछ टाइम बाद मैं हैंस से रॉय कटनी बनकर यूके आ गया और यहीं पर बस गया। क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी तो उसके कारण मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई रॉय कटनी बनकर यूके में एडजस्ट करने में। अब जब मैंने ये सच बता ही दिया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि स्टीफन आखिर ये सारा सच बाहर निकालकर आखिर क्या साबित करना चाहता है। स्टीफन कहता है क्योंकि मैं न्याय चाहता हूँ, क्योंकि हैंस एक जर्मन सिपाही था और वो खुलेआम इस तरह से घूम रहा है। किसी को नहीं पता कि उसने इस लड़ाई में कितने सारे वॉर क्राइम किए होंगे। तब रॉय कहता है लड़ाई दोनों देशों की तरफ से हुई थी और मेरा किसी भी वॉर क्राइम फाइल में कोई भी नाम दर्ज नहीं है। मैं पिछले 50 सालों से जिंदगी बिल्कुल ईमानदारी से एक ब्रिटिश नागरिक बनकर गुजार रहा हूँ। तब बेटी अचानक खड़ी हो जाती है और वो स्टीफन को चुप कराती है। स्टीफन अपनी दादी को समझाने की कोशिश करता है कि वो उस आदमी को अच्छे से नहीं जानती। तब बेटी कहती है मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता मुझ पर कोई डिसीजन फोर्स करे। तब स्टीफन नाराज होकर वहां से चला जाता है। तब बेटी रॉय से कहती है तुम एक खास इंसान हो जो कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने देते हो। अब हमें वापस अपने शहर लंदन चले जाना चाहिए और तुम विंसेंट को भी वहां पर बुला लेना। मैं जॉइंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना चाहती हूँ। आगे रॉय विंसेंट से मिलता है और उसको जॉइंट अकाउंट बनवाने की तैयारी करने के लिए कहता है। विंसेंट कहता है यानी हर बार की तरह इस बार भी हम सारे पैसे चुरा लेंगे, क्या तुम सचमुच कुछ पैसों के लिए बेटी को छोड़ दोगे? रॉय कहता है सारी जिंदगी ठगी करने के बाद मुझे पहली बार इतना पैसा मिलने वाला है और मैं इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आगे बेटी, रॉय और विंसेंट साथ बैठे हुए थे और विंसेंट बेटी से एक पेपर पर साइन करवाता है ताकि वो लोग ज्वाइंट अकाउंट बनवा सके। आगे विंसेंट उन दोनों को कीपैड देता है अपने अपने फंड ट्रांसफर करने के लिए। बेटी फंड ट्रांसफर करने लगती है पर वो पहले सोचने लगती है कि क्या वो सारे पैसे ट्रांसफर करे या फिर कुछ पैसे अपने लिए बचाकर रख ले।
तब वही बेटा विंसेंट कहता है हम जितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा हमें रिटर्न मिलेगा। तब रॉय थोड़ा सोचता है और वो कहता है ये बात हमें हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम कितना अधिक इन्वेस्टमेंट करें। पर बेटी थोड़ी बीमार रहती है, उसके कुछ हेल्थ इश्यूज है, इसलिए वो इस बात का फैसला खुद ही ले। पर मैं अपना सारा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा। और ऐसा कहकर रॉय अपने सारे पैसों का अमाउंट कीपैड पर टाइप करता है जितना भी उसकी बैंक अकाउंट की फाइल में लिखा हुआ था। और वो कीपैड वो विंसेंट और बेटी को भी दिखाता है। तब बेटी कहती है मैं भी अपना पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करूंगी। और बेटी अपना सारा अमाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देती है। और बेटी के बाद रॉय भी अपना सारा अमाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देता है। तब विंसेंट कहता है अब आप दोनों सिक्योरिटी के लिए अपने ज्वाइंट अकाउंट का पासवर्ड बनाएं ताकि आप दोनों ही अपने ज्वाइंट अकाउंट को एक्सेस कर सको। तब वो दोनों ही अपने ज्वाइंट अकाउंट का पासवर्ड लिलीज रखते हैं। तभी विंसेंट अपने फोन से रॉय के फोन पर कॉल करता है और रॉय फोन कट करके उसे वापस जेब में रख लेता है और रॉय विंसेंट को बाहर छोड़ने जाता है। आगे बेटी और रॉय दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे। तब बेटी रॉय से कहती है तुम्हें एक कॉल आया था, वो किसको कॉल था? तब रॉय उस नंबर पर कॉल करके बात करने का नाटक करता है। तब रॉय बेटी से कहता है मेरा बेटा अभी लंदन में है और वो मुझसे मिलना चाहता है, पर मैं अपने बेटे से नहीं मिलना चाहता। जब बेटी उसे समझाती है कि उसे अपने बेटे से मिलना चाहिए तो रॉय अपने बेटे से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। रॉय अपना सामान बैग में डालता है और वो कीपैड भी अपने बैग में डालकर चल देता है। रॉय बेटी से बहाना करता है कि हो सकता है उसे एक रात वहाँ पर रुकना पड़ेगा, इसलिए वो अपने कपड़े भी ले जा रहा है। तब बेटी रॉय से कहती है अच्छा होता कि तुम अपने साथ पानी भी रख लेते ताकि रास्ते में पीने के काम आए। तब रॉय पानी लेने किचन में जाता है और वो अपने साथ वाला बैग वहीं पर रख देता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉय और बेटी दोनों रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए थे। तब रॉय ट्रेन में बैठकर वहां से निकल जाता है। आगे लंदन में रात को रॉय अकेला अपने फ्लैट में बैठकर दारू पी रहा था। तभी वो अपना बैग खोलता है कीपैड निकालने के लिए। कीपैड अपने पास ना पाकर रॉय बौखला जाता है और वो तुरंत बैंक कस्टमर केयर पर कॉल करके कहता है मुझे अपना फंड ट्रांसफर करना है, मेरे पास इस वक्त अपना कीपैड नहीं है, मैं उसे घर पर भूल गया। तब बैंक वाले कहते हैं हम आपको नया कीपैड कुरियर कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। और रॉय को समझ आ जाता है कि उसे अपना कीपैड लेने वापस बेटी के घर जाना पड़ेगा। रॉय उसी वक्त वहां से निकलता है और वो जल्दी जल्दी में बेटी के घर पर पहुंचता है। रॉय बेटी के घर के अंदर जाता है तो वो देखता है वहां पर लाइट्स नहीं जल रही थी और वो पूरा घर खाली था। वहां पर कोई फर्नीचर भी नहीं था और वहीं बने एक रूम में उसे बेटी भी दिखाई देती है और बेटी रॉय का ही इंतजार कर रही थी। तब रॉय झूठ बोलता है रॉबर्ट की फ्लाइट डिले हो गई थी। तब बेटी के हाथ में वही कीपैड होता है और वो उसमें एक बटन दबा देती है और बेटी फिर से रॉय से सवाल करती है और रॉय उसे वापस झूठ बोलता है कि रॉबर्ट ने उसे कॉल किया था। और रॉय का झूठ सुनकर बेटी फिर से कीपैड पर एक बटन दबा देती है। तब रॉय बेटी से पूछता है तुम कीपैड के साथ क्या कर रही हो? बेटी कहती है मैंने अपने ज्वाइंट अकाउंट में लॉगिन कर रखा है, जब भी तुम झूठ बोलते हो मैं इसमें एक बटन दबाऊंगी और 50,000 पाउंड ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट से निकलकर मेरे पर्सनल अकाउंट में चले जाएंगे। ये सुनकर रॉय निर्दोष होने का नाटक करने लगता है और वो एक के बाद एक झूठ बोलने लगता है। जैसे जैसे वो झूठ बोलता है तब तब बेटी कीपैड दबाने लगती है और 50,000 पाउंड हर बार ज्वाइंट अकाउंट से बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे। तब मजबूरन रॉय को कबूल करना पड़ता है कि उसका कोई बेटा नहीं है, वो अब तक सब कुछ झूठ बोल रहा था। रॉय बेटी से पूछता है आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है और तुम कौन हो? तब बेटी रॉय को उसका खाली घर देखने के लिए कहती है और कहती है तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है, तो दीवार पर टंगी उस पेंटिंग को गौर से देखो। रॉय उस पेंटिंग को देखता है तो वो पेंटिंग लिली फ्लावर की थी। तब रॉय बार बार लिली का नाम दोहराने लगता है और लिली का नाम बार बार लेने से उसे बीता हुआ कल याद आने लगता है कि लिली नाम से उसका कोई पुराना कनेक्शन था। रॉय सालों पहले किसी लिली नाम की लड़की को जानता था और असलियत में बेटी ही वो लिली नाम की लड़की थी। तब रॉय को अपना बीता हुआ कल याद आता है जब वो 1943 में बर्लिन शहर में था। लिली भी एक टीनेजर थी और वो एक बड़े व्यापारी की बेटी थी। तब हैंस हर फ्राइडे को लिली को इंग्लिश पढ़ाने उसके घर जाया करता था और पढ़ते पढ़ते लिली हैंस से प्यार करने लगी थी। एक फ्राइडे जब हैंस लिली को ट्यूशन देने आता है तब लिली की माँ हैंस को नीचे ही वेट करने के लिए बोलती है। हैंस नीचे वेट कर रहा था तभी उसे म्यूजिक की आवाज आती है और हैंस उस रूम की तरफ चला जाता है जहाँ ये म्यूजिक बज रहा था। तो हैंस देखता है उस रूम में 3 लड़कियां थी और वो तीनों लड़कियां डांस कर रही थी।
तब उनमें से एक लड़की हैंस को भी उनके साथ डांस करने के लिए कहती है। तब वो लड़की हैंस को अंदर ले जाती है और हैंस के साथ डांस प्रैक्टिस करने लगती है। डांस करते करते हैंस उस लड़की को गलत तरीके से छू लेता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। तब वो लड़की हैंस को धक्का देती है और जाने लगती है। तब लिली की दूसरी बहनें हैंस को वहां से जाने के लिए कहती है। हैंस गुस्से से वहां से निकल जाता है और वो देखता है लिली इंग्लिश क्लास में उसका वेट कर रही थी। तब हैंस काफी गुस्से में होता है और वो लिली को उस रूम में इंग्लिश पढ़ाने चले जाता है। लिली हैंस को बहुत पसंद करती थी, पर हैंस लिली को इतना पसंद नहीं करता था और लिली की बहनों का इंसल्ट का बदला लेने के लिए हैंस लिली का रेप कर देता है। थोड़ी देर बाद लिली की माँ भी उस रूम में आ जाती है हैंस को बुलाने के लिए, पर लिली अपनी माँ को रेप के बारे में कुछ नहीं बताती। हैंस नीचे जाता है तो वहाँ पर लिली के पिता लिली की बहनों के साथ खड़े थे और लिली की बहनों ने अपने पिता को हैंस की हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया था। तब लिली के पिता हैंस को जलील करके उसके घर से निकाल देते हैं। तब लिली कहती है, तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद तुमने मेरे पिता से बदला लेने के लिए उनको बदनाम किया और ऐसा कहा गया कि वो जर्मनी के साथ धोखाधड़ी कर रहे और उन्हें देशद्रोही करार किया गया और उन्हें फांसी लगा दी गई। मेरी माँ भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने भी सुसाइड कर लिया और 2 साल बाद 1945 में वर्ल्ड वार अपनी आखिरी स्टेज पर था। तब मेरी बहनें भी एयर स्ट्राइक में मारी गई। तब हैंस कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। उस समय मैं बस 15 साल का था। तब बेटी फिर से कीपैड दबाने लगती है और ज्वाइंट अकाउंट से पैसा बेटी के अकाउंट में जाने लगता है। तब रॉय यानी हैंस अपनी गलती को मान जाता है। तब बेटी कहती है, फाइनली हैंस तुमने अपना सच कबूल कर लिया। मैंने तुम्हारा कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया है और अब ये सच पूरी दुनिया को पता चलेगा। तब बेटी हैंस को बताती है कि कैसे उसने ये सब प्लानिंग करके हैंस के मुंह से उसका जुर्म कबूल करवाया और उसमें उसकी मदद उसके पोते स्टीफन ने भी की थी। स्टीफन काफी अच्छा रिसर्चर है, तो स्टीफन ने रॉय की सारी क्रिमिनल हिस्ट्री पहले ही निकाल ली थी। तब बेटी कहती है, तुम्हें याद है जर्मनी हम घूमने गए थे, तब एक दिन मेरे हाथ में चोट लगी थी। मैं जर्मनी में अपने पुराने घर पर गई थी, जो घर एक चिल्ड्रन चैरिटी अभी चलाती है। मैं वहां से अपना पुराना लॉकेट लेकर आई थी जिसमें तुम्हारे बाल थे, जो लॉकेट कई साल पहले तुमने ही मुझे दिया था और उस दिन तुम्हारे बाल काटते समय मैंने वापस तुम्हारे बालों का सैंपल ले लिया था, 1943 के उस लॉकेट वाले बालों के, और अभी के तुम्हारे काटे गए बालों के डीएनए मैच हो जाएंगे और प्रूफ हो जाएगा कि तुम ही हैंस हो। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैंने ज्वाइंट अकाउंट वाले सारे पैसे निकाल लिए थे और ये सारा पैसा निकालने में विंसेंट ने भी मेरी मदद की थी। हैंस यहाँ सुनकर हैरान हो जाता है। तब बेटी कहती है, स्टीफन ने विंसेंट को पहले ही समझा दिया था कि अगर वो उसमें उसका साथ नहीं देगा तो रॉय के साथ हमेशा जेल में रहेगा। तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि स्टीफन मेरा असली ग्रैंडसन नहीं है। मेरा ग्रैंडसन तो माइकल है, जो सिल्वर गाड़ी में घर के आसपास घुमा करता था और जिसे तुमने कई बार गाड़ी से घर के राउंड लगाते हुए देखा था। स्टीफन और माइकल आपस में पार्टनर है और उन दोनों ने ही मेरी काफी मदद की। रॉय पूछता है, इतने सालों बाद तुम ये सब करके क्या हासिल करना चाहती हो? तब बेटी कहती है, क्योंकि मैं पिछले 60 सालों से तुम्हारे साथ उसी रूम में बंद थी जहां पर तुमने मेरा रेप किया था और अपने आप को उस रूम से आजाद कराने का मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं तुम्हारा सामना करूं, तुमसे बदला लूं। ऐसा कहकर बेटी वो कीपैड हैंस को देकर वहां से जाने लगती है तो हैंस देखता है उसके अकाउंट में अब बस 1 लाख पाउंड ही बचे थे। ये देखकर हैंस को गुस्सा आ जाता है और हैंस बेटी के पीछे जाता है और हैंस बेटी पर हमला कर देता है और हैंस बेटी को पकड़ लेता है। तब बेटी किसी तरह से फाइट बैक करती है और वो हैंस को नीचे गिरा देती है। तब बेटी अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करती है और तभी घर में 2 लोग आ जाते हैं। वो 2 लोग वाल्ड और वो इन्वेस्टर होता है जिसे हैंस ने धोखा दिया था। तब बेटी इन्वेस्टर को बता देती है कि रॉय के पास उसके 1 लाख पाउंड बचे हैं, वो चाहे तो उसे उससे निकाल सकता है। ऐसा कहकर बेटी घर से निकल जाती है। तब रॉय उन दोनों आदमियों को पैसा देने से मना करता है और वो दोनों आदमी रॉय को मारते हैं। बेटी घर से निकल रही होती है तब उसे हैंस के चीखने की आवाजें आ रही थी। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैंस एक हॉस्पिटल में था और उसकी बॉडी को लकवा मार चुका था। वो बस अब लोगों की बातें सुन सकता था। विंसेंट हैंस से मिलने हॉस्पिटल आता है। तब हैंस को उसे देखकर गुस्सा आता है, पर हैंस विंसेंट को कुछ भी नहीं कर सकता था। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बेटी अपने घर में पार्टी दे रही होती है। बेटी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ जिंदगी जी रही होती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।